हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज है 31 जनवरी। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पर कुछ प्रमुख वन लाइनर से, उसके बाद फिर और सवाल देखेंगे आज यहाँ पे। तो प्रमुख कुछ वन लाइनर्स हैं जो हम लोग यहाँ पर रखे हैं। पिछले जो रिवीजन वाले वन लाइनर्स हैं इनको हम थोड़ा देख लेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। जी हाँ, अभी आर्थिक विकास दर सर्वे जारी हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बजट से पहले जारी किया जाता है, तो आप यहाँ पर जारी किया गया है। तो यहाँ पर आर्थिक विकास सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 7.4%। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आने वाले एग्जामों के लिए। अगला देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार FY 2025 में कोयला उत्पादन कितने मिलियन टन रहा है, तो इसमें 1047.52 मिलियन टन। जी हाँ, 1047.52 मिलियन टन रहा है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक निर्यात फाइनेंशियल ईयर 2022 के 7वें और फाइनेंशियल ईयर 2022 में किस स्थान पर पहुँच गया है। जी हाँ, तो यह आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात था फाइनेंशियल ईयर 2022 में 7वें स्थान पे था, और इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। ये भी इसे भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपके इतना जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे UIDAI के नए आधार ऐप को हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लॉन्च किया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों का पुरस्कार मिला है, तो ये भारतीय नौसेना और दिल्ली पुलिस को मिला है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखेंगे गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार। यहाँ इसे आप लोग याद रखेंगे, इसे महाराष्ट्र को दिया गया। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार PMJDY के अंतर्गत मार्च 2025 तक कितने बैंक खाते खोले गए, तो ये 55.55 करोड़ 2 लाख। जी हाँ, 55 करोड़ 2 लाख खाते खोले गए 2025-26 के अनुसार। जी हाँ, मार्च 2025 तक का ये डाटा है। अगला देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के दौरान भारत विश्व में सबसे बड़ा जमा प्राप्ति वाला देश बना, जो कितना है 135.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, तो यहाँ पर ये जो कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण से थे, यहाँ पर इसे आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण का जो सवाल होते हैं बहुत ही, वहाँ से कहीं ना कोई सवाल पूछ ही लिया जाता है। तो इसे आप लोग याद रख लीजिए। जो कुछ मेन कीज पॉइंट थे यहाँ पर हम लोगों ने से लेकर आया, जो हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ इसे आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे अगला देखेंगे। अगले वन लाइनर्स के बारे में देखेंगे। कुछ प्रमुख वन लाइनर्स है। तो यहाँ पर भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच का हाल ही में निधन हो गया। जी हाँ, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच का हाल ही में निधन हो गया, तो माइकल नोब्स का। जी हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। अगला देखेंगे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 100 मीटर लंबा स्टील का पुल कहाँ बनाया गया, तो यह कालूपुर और शाहपुर स्टेशन। जी हाँ, अहमदाबाद जिले में कालूपुर और शाहपुर स्टेशन के बीच में बनाया गया 100 मीटर लंबा स्टील का पुल, जिस पर बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे ये तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर किसे दिया गया। जी हाँ, मार्चिंग दल है यहाँ पे, तो असम रेजिमेंट को दिया गया है। जी हाँ, मार्चिंग टुकड़ी की बात करें तो भारतीय नौसेना, और यहाँ पर मार्चिंग दल की बात करें तो असम रेजिमेंट को दिया गया। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे किस राज्य में महिलाओं के लिए रजोनिवृत्त क्लिनिक का शुभारंभ किया गया, तो ये महाराष्ट्र में किया गया। जी हाँ, महिलाओं के सशक्तिकरण स्वास्थ्य से संबंधित है ये। किस राज्य में महिलाओं के रजोनिवृत्ति क्लिनिक शुरू किया गया, तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया। अगला देखेंगे कि हाल ही में किसी ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए 5700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो इसे विश्व बैंक ने दिया है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे किस राज्य में 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, तो मध्य प्रदेश ने किया है। जी है, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है गंगू नाम है उनका, तो उन्होंने भी यहाँ पर कृषि वर्ष से घोषित किया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारे कुछ वन लाइनर थे जिन्हें हम लोग डिस्कस किया। अब हम लोग थोड़ा 2 क्वेश्चन और है, हम लोग देख लेते हैं विस्तृत रूप से इसमें। तो पहला सवाल है कि किस राज्य में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया गया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर किस राज्य ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है, तो हमारे उत्तर प्रदेश ने किया है। जी हाँ, यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल है, इसे आप लोग जरूर याद लिख लीजिएगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भूमि प्रशासन को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक कड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार की घोषणा की है कि 1 फरवरी 2026 से
संपत्ति पंजीकरण के आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। यह नियम के तहत संपत्ति लेन देन से जुड़े सभी पक्षों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी होगा, जिससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। इसका अर्थ है कि पंजीकरण के समय खरीदार और विक्रेता और गवाहों के आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। स्टाम्प पंजीकरण राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के अनुसार आधार सत्यापन से पंजीकरण, यहाँ पर आधार होगा, आधार सत्यापन से पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और विशिष्टता आएगी। भूमि संपत्ति से जुड़े मामलों में पहचान की नकल, जाली दस्तावेज, एक ही संपत्ति पर कई बार पंजीकरण जैसे धोखाधड़ी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। आधार का बायोमेट्रिक सत्यापन यह सुनिश्चित करता है कि लेन देन में शामिल वास्तविक व्यक्ति स्वयं उपस्थित है और इस पहचान के दुरुपयोग और फर्जी हस्तांतरण की संभावना कम होगी। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि अब जो उत्तर प्रदेश में जो भी कोई ज़मीन अगर आप लिखवाएंगे या बैनामा कराते हैं तो उसके लिए आपको आधार का अथेंटिकेशन कराया जाएगा, जिसमें आपका आधार का अथेंटिकेशन जो है विक्रेता का भी है, क्रेता का भी है, प्लस जो गवाह रहेंगे उनका भी आधार अथेंटिकेशन होगा। इससे जो क्या होता है कि क्योंकि आए दिन देखते हैं कि तमाम ऐसी सूचनाएं मिलती है कि एक ही ज़मीन को कई लोग के नाम से हो जाती है, कई लोग एक ही ज़मीन को कई लोगों को बेच देते हैं। तो इस तरह से इस फर्जीवाड़े पे लगाम लगेगी और अब जिसकी ज़मीन रहेगी वो वहाँ पर मौजूद रहेगा, तभी यह संभव हो पाएगा। तो इस तरह आप लोग इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी स्पेशल से संबंधित है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, जी हाँ, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। दूसरा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है 30 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 31 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 28 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 29 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी। जी हाँ, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। हर वर्ष 30 जनवरी को भारत अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नए अमूल्य बलिदानों का स्मरण करता है। शहीद दिवस 2026 विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, इसी दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, जिनका जीवन और विचार भारत के अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन के आधारशिला बनाने और आज के भी राष्ट्र को प्रेरणा देते हैं। शहीद दिवस जिसे मार्टर्स डे भी कहा जाता है इसलिए भी अनोखा है क्योंकि इस दिन दो महत्वपूर्ण तिथियां मनाया जाता है। पहला, क्योंकि यह दो महत्वपूर्ण तिथियों पर मनाया जाता है। पहला है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की स्मृति में, तथा दूसरा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने अपनी सरकार ने फांसी दी थी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। 30 जनवरी को दिल्ली में राजघाट, जो कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहलाता है, पर प्रार्थना सभाएं और श्रद्धांजलि दी जाती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि शहीद दिवस जो है 2 डेट को मनाया जाता है। एक है 30 जनवरी को, जब महात्मा गांधी को मारा गया था, शहीद हुए थे जिस दिन 1948 में, और दूसरा हमारा 23 मार्च को, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो इस तरह इसे हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन करंट अफेयर के थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर दिए, तो दो विस्तृत रूप से, बाकी कुछ ऑनलाइन के क्वेश्चन और आर्थिक सर्वेक्षण का भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पर, क्वेश्चन ऑफ द डे में। जी हाँ, क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम देखेंगे कि कितने लोगों को पद्म पुरस्कार, जी हाँ, कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए 31, ऑप्शन नंबर बी 130, ऑप्शन नंबर सी 134, ऑप्शन नंबर डी 139। तो हाल ही में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के पूर्व गणतंत्र पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो यहाँ पर कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया और किन किन श्रेणियों में दिया गया, कितने लोगों को, ये आप लोग जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। और इसे बताइए कि किन किन श्रेणियों में कितने कितने पदक किस किस को दिए गए और टोटल कितने दिए गए। तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे इस GS विद प्रेम यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों से जोड़ें। हमारे टेलीग्राम चैनल GS विद प्रेम को आप @GS विद प्रेम को ज्वाइन कर लें। और यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी परीक्षाओं से संबंधित नोट्स, महत्वपूर्ण नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पर ऐसे ऐसे नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई क्लास में, एक नए कंटेंट, एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मत रहिए। नमस्कार, जय हिंद।